कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। आज हम जो डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है गुर्दा मसाना या गुर्दे की नाली में जो पत्थरी बनती है। कि इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई क्या किशा नहीं है। ये क्या हैबिट्स की वजह से है कि खाने आप इस तरह से खा रहे होते हैं? यहाँ पे जो ज्यादा कॉज है वो है पानी का कम इस्तेमाल करना है, पानी का कम पीना। निकालते ज्यादा है सर। इस तरह की दवाइयां हमारे पास भी हैं जिससे ये पत्थरियां निकल जाती हैं। तो मरीज आपके पास क्या कंप्लेन लेके आए? कि गर्मी अंदर से निकालनी होती है या क्या करना होता है सलमान? ठीक है, पाकिस्तान में रोबोटिक सर्जरी हो रही है। That depends upon the size of the stone, the site of the stone. This is important. ये लंबर पेन होता है और वो पेन रेडिएट कर सकता है टू द टेस्टिकल एज वेल। पेन हमेशा एक्सक्रूशिएटिंग और काफी ज्यादा फील होता है और समटाइम्स पेशेंट को पेशाब के साथ खून आना, ये कंप्लेन भी होती है। अगर पानी मजीद पिलाते हैं तो पेशेंट में है मोर पेन और उससे ये भी पता चलता है कि पत्थर कितना सख्त है। तो पत्थर भी ज्यादा वो मेरे ख्याल से ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया तो ज्यादा पानी ना कम नहीं बनना और कोई और ही शय आएगी। अस्सलाम वालेकुम जी, सर्जन कोई कोई के नए एपिसोड के साथ मैं हसीब खान आपकी खिदमत में हाजिर हूं। हमने जब ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था सर्जन कोई कोई, तो हम ये चाहते थे कि हम लोगों को किस तरह फैसिलिटेट कर सकते हैं। बहुत छोटी सी मिसकंसेप्शंस होती हैं बहुत सी डिजीज के बारे में। हमने कहा कि लोगों को अवेयर करना शुरू करें कि असल में ये चीजें नहीं है जो लोगों ने बताई हुई है। तो डॉक्टर वजाहत मेरे साथ होते हैं। डॉक्टर साहब कैसी तबीयत है आपकी? तो डॉक्टर साहब ने हमें फैसिलिटेट किया। डॉक्टर साहब हमें आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम चीजें बताते रहे जो कि मिसकंसेप्शंस थी और हमें देखते हुए बहुत से लोगों ने ये काम स्टार्ट कर दिया है। एंड वी आर वेरी हैप्पी कि हम वो बारिश के पहले कतरे थे जिन्होंने लोगों की जिंदगियों में खैर बांटना शुरू की और अब बहुत से डॉक्टर्स जो है वो ये काम कर रहे हैं। और हमने जितने पहले एपिसोड्स किए वो उन बीमारियों के साथ थे जो बीमारियां आमतौर पे लोगों में हमारे पाकिस्तान में पाई जाती हैं और लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी प्रिवेंशन, उनके सिम्टम्स क्या हैं, वो हमने डॉक्टर वजाहत के साथ आपकी खिदमत में पेश किया। लेकिन अब हम एक नया सिलसिला स्टार्ट कर रहे हैं और वो नया सिलसिला ये है कि हम ज्यादा स्पेसिफिकेशंस में जाने लगे हैं अब कि किस तरह से मैं और डॉक्टर वजाहत तो आपकी खिदमत में जरूर हाजिर होंगे और उनके साथ हमारे पास एक गेस्ट डॉक्टर, एक गेस्ट स्पेशलिस्ट जरूर होंगे जो कि हमें उन बीमारियों को बताएंगे कि इनको और अच्छी तरह से कैसे ट्रीट किया जा सकता है। सो आज की जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है जी, वो सबसे पहले कॉन्सेप्ट तो हमारा स्टोन्स के ऊपर है और स्टोन्स पे ऑन अ लाइटर नोट मैं ये बात करता हूं कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। और वही पत्थरों की बात जो है जब वो हमारे जिस्म में जमा होना शुरू हो जाते हैं तो उनकी कोई ना कोई और सिग्निफिकेंस क्रिएट होती है जिसकी वजह से बॉडी में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो आज के हमारे मेहमान जो है जी वो डॉक्टर आसिफ बलोच है। ही इज एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मैंने वो गाना सुनाया, गाना आपने सुना हुआ है सर, ये कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, लेकिन आप उन्हीं पत्थरों को सर वज वज के मार रहे होते हैं। तो क्या किस तरीके से सर ये कहानियां शुरू होती हैं? तो डॉक्टर वजाहत आपके साथ और डॉक्टर आसिफ साहब आपके साथ जो टेक्निकलिटीज है वो तो आप दोनों को पता होगी, लेकिन जो अवामी बात है जिस तरह से लोग समझते हैं वो मैं आपके साथ उनको उन सवालों को बताऊंगा। तो सबसे पहले सर हम आते हैं कि वाई स्टोन्स, वो क्या है सर? बहुत शुक्रिया ऑन बोर्ड लेने का। जैसे आपने ये एक लाइटर नोट पे एक छोटा सा सॉन्ग या उसके लिरिक्स बताया, इट इज़ वन ऑफ द फेमस सॉन्ग भी है, कोई पत्थर से नाम है दीवाने को। अच्छा, पत्थरों से डिस्कशन पहले भी आप कर चुके होंगे। पित्ते में भी पत्थरी होती है, जैसे डॉक्टर वजाहत ने उसको एलोबरेट किया हुआ था। आज हम जो डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है गुर्दा मसाना या गुर्दे की नाली में जो पत्थरी बनती है, उसके काजेस क्या हो सकते हैं, प्रेजेंटेशन क्या हो सकती है और उससे रिलेटेड मिसकंसेप्शंस क्या हैं लोगों में, और अल्टीमेटली हम इन्वेस्टिगेट करके किस तरह से उनकी ट्रीटमेंट बता सकते हैं। सो स्टार्टिंग में अगर आते हैं, ये जो गुर्दे की जो नॉर्मली तकलीफ होती है या जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये क्या हैबिट्स की वजह से है कि खाने आप इस तरह से खा रहे होते हैं या ये कुछ
आप समझे कि जी मौरूसी भी है कि जी अम्मा अब्बा को था तो ये इनके साथ हुआ, इस तरह भी होता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है कि मोरोसी भी हेरिडेट करते हैं कि अगर किसी के खानदान में है तो उनके ऑफस्प्रिंग्स में पथरी की बीमारी या पत्थर बनना होता है। ठीक है। दूसरा, जो डाइटरी हैबिट्स हैं इनका बड़ा रोल होता है। ठीक है। एंड जिस टेम्परेट रीजन ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, यहाँ पे जो ज़्यादा कॉज है वो है पानी का कम इस्तेमाल करना है, पानी का कम पीना। निकालते ज्यादा है सर। जी तो उसी से रिलेटेड कि पानी जब हम कम इस्तेमाल करते हैं, पसीना ज़्यादा आता है, तो उसकी वजह से पथरी का प्रेसिपिटेट होना या ऐसे सॉल्यूट्स या ऐसे जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं वो किडनी में जमा होती हैं और जमा होते हुए अल्टीमेटली वो फॉर्म करती है स्टोन की शक्ल, और वो पेशेंट को प्रेजेंट कर सकता है हमारे पास विथ कि मुझे डॉक्टर साहब किसी एक लंबर एरिया या वक्की पंजाबी में हम कहते हैं कि उस साइड में दर्द होना शुरू हुआ है। बेसिक कॉन्सेप्ट वही है जो हमने गॉल ब्लैडर में डिस्कस किया था कि उसके अंदर भी बाइल इकट्ठा हो रहा है, और अगर वो टाइमली एम्प्टी नहीं हो रहा और सुपर सैचुरेशन हो रही है तो वो चीज़ फिर पहले रेत की शक्ल इख्तियार करेगी, फिर वो ज़रा सॉलिडिफाई होकर स्टोन बन जाएगा। तो आसिफ साहब ने भी जिस तरह बताया कि यहाँ पे भी वही हो रहा है कि आपके। अच्छा, एक और हमने डॉक्टर साहब बात की थी कि जिस तरह अब तो लेजर के थ्रू ये चीजें हम उनको वो खत्म कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल जो उसका प्रोसीजर है दैट इज फ्रॉम यूरिन, यूरिनरी उससे ही जाता है या कोई और भी कोई और जगह भी है सर जहां से निकल जाएगा? इसके गॉल ब्लैडर की पथरी में हमने ये बात की थी कि गॉल ब्लैडर की पथरी का निकलने का रास्ता नहीं है। जी बिल्कुल। लेकिन अभी आसिफ साहब आपको बताएंगे कि यूरिन की पथरी का निकलने का एक नेचुरल रास्ता है, लेकिन वो किसमें होना चाहिए वो बताते हैं। That depends upon the size of the stone, the site of the stone. This is important. The size and site. Site. अच्छा, ठीक। कि जो पथरी है वो किस जगह पे है, गुर्दे में है, गुर्दे की नाली जिसको हम यूरेटर कहते हैं उसमें है, या मसाने तक पहुंच गई है, या समटाइम्स वहाँ से निकल के पेशाब की नाली के थ्रू निकल भी जाती है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारे पास कंसेप्ट होता है, डॉक्टर साहब उन हकीम साहब ने मुझे वो पक्की दी थी तो वो पथरी निकल गई थी, वही मस्ट क्लेम, हम ये क्लेम ज़रूर करते हैं कि इस तरह की दवाइयाँ हमारे पास भी हैं जिससे ये पथरियाँ निकल जाती हैं। ठीक है। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि व्हाट इज़ द साइज ऑफ द स्टोन, व्हाट इज़ द साइट ऑफ द स्टोन। ज़्यादातर जो दवाइयों के साथ निकलने वाली पथरी है वो अगर 5-6 मिलीमीटर की पथरी है और वो गुर्दे से निकल के गुर्दे की नाली के थ्रू नीचे आ गई है तो वो दवाइयों के साथ निकल जाती है। ठीक है। इसका जब भी हम पेशेंट्स को गाइड करते हैं तो उसमें ये ज़रूर बताते हैं, हम साइंटिफिकली बोलते हैं कि कितने % चांसेस हैं कि अगर 5-6 की पथरी है तो उसमें ये चांसेस हैं अबाउट 80% पेशेंट्स के स्टोन्स विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशंस पथरी निकल जाती है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये ऑलवेज इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि हर पथरी के लिए हम किसी मरीज को इंटरवेंशन, लेजर या किसी सर्जरी के ऑप्शन दें। नो, नॉट एट ऑल। सर तरह लोकेशन, जिस तरह भी हमने साइट और साइज की बात की, साइट और साइज के हिसाब से जरा प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स बता दीजिए, किस कहाँ पे पथरी होगी तो मरीज को क्या दर्द होगी, मरीज आपके पास क्या कंप्लेन लेके आएगा? दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। पेशेंट जो ज़्यादातर हमारे पास स्टोन डिजीज़ या जेनेटो यूरिनरी जो गुर्दे की नाली या मसाने की पथरी होती है उसमें जो पेशेंट प्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ द पहली जो साइन होता है, सिम्टम होता है, दैट इज़ पेन। और ये जो पेन होती है, अगर गुर्दे में पथरी है और गुर्दे की मुंह को ब्लॉक किया हुआ है तो उसमें वकी का पेन या लंबर पेन होता है, और वो पेन रेडिएट कर सकता है टू द टेस्टिकल एज वेल। अच्छा सर, लंबर पेन क्या है? मतलब तो अगर हम इसको वो अगर हम इसको एलिब्रेट करें तो किसी पेट के एक साइड पे दर्द होना, अच्छा ठीक, राइट और लेफ्ट, नेचुरली एंड गोज टू द टेस्टिकल्स इफ समटाइम्स द स्टोन इज प्रेजेंट इनसाइड द किडनी, और वो समटाइम्स पेन, रेफर्ड पेन हम इसको कहते हैं, दैट कैन बी हैपन फ्रॉम किडनी टू द टेस्टिकल्स। एप्सिलेटरल राइट साइड का है तो राइट साइड की टेस्टिस में पेन हो सकता है, और लेफ्ट है तो लेफ्ट साइड की टेस्टिकल में पेन हो सकता है। दूसरा सिम्टम जो ज्यादातर होता है, पेन के साथ पेशेंट को नॉजिया और वोमिटिंग हो सकता है। पेन हमेशा एक्सक्रूशिएटिंग और काफ़ी ज़्यादा फील होता है, और समटाइम्स पेशेंट को पेशाब के साथ खून आना, ये कंप्लेन भी होती है कि डॉक्टर साहब मुझे अब पेशाब में खून महसूस हुआ या खून आ रहा है। सो दीज आर द टिपिकल साइंस जिस पे हमें पता चलता है कि पेशेंट को
गुर्दे मसाने में कहीं पे पथरी का दर्दी है, उसकी वजह से अलामत है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज है कि जिसमें अगर हमने अपने हकीम का जिक्र किया, हकीम साहब का, अब ये जो हकीम साहबान है सर, ये गर्म माजून ज्यादा दे रहे होते हैं, उसकी क्या है कि गर्मी अंदर से निकालनी होती है या क्या करना होता है सर उन्होंने? सर जाहिर है हकीमों के कॉन्सेप्ट हमसे डिफरेंट है। हाँ, वो मैं उनको सर मैं, क्योंकि एलोपैथिक और अगर आप इनमें से देखें कंपेयर करेंगे तो वो कैसे है? वो कहते हैं कि जी गर्मी निकालनी है क्योंकि सब कुछ जिस्म गर्म, इन्फ्लेमेशन वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है। बिल्कुल, एक बहुत ज्यादा जो कॉन्सेप्ट हमें हकीमों के अंदर मिलता है ना, वो ठंडी और गर्म तासीर का है। लेकिन हमारी फील्ड के अंदर, एलोपैथी के अंदर या मेडिकल साइंस के अंदर गर्म या ठंडी तासीर नहीं है। हमारे कॉन्सेप्ट्स टोटली डिफरेंट है। एक मिसकॉन्सेप्शन और एक चीज जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा और डॉक्टर आसिफ से कहेंगे कि उस पर जरा इलेबोरेट कर दें, वो ये है, आपने इवन के कुछ डॉक्टर्स को भी और जो इस स्पेशलिटी के नहीं है और जो आम लोग हैं जो घर में बूढ़े हजरात पाए जाते हैं या कुछ हकीम या कोई भी लोग, एक चीज पे बड़ा वो स्ट्रेस देते हैं, जब किसी का पता चल जाए कि पथरी है तो वो कहते हैं जी पानी बहुत ज्यादा पियो। हाँ। इस पे हम, मेरा ख्याल है, डॉक्टर आसिफ से टेक लेते हैं कि इस पे सर क्या कहते हैं। पानी का इस्तेमाल वैसे रूटीन में बहुत अच्छा है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द स्टोन्स, आपकी एब्सॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए, आपकी स्किन के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाउएवर जब स्टोन गुर्दे से निकल के गुर्दे की नाली पे कहीं स्टक हो जाता है तो उस सिचुएशन में पुराना कॉन्सेप्ट ये था कि आप पानी ज़्यादा पिएंगे तो ये पत्थर निकल जाएगा प्रेशर की वजह से, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज लाइक दिस। पत्थर भी ज्यादा, वो मेरे ख्याल में ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया तो ज्यादा पानी नॉक आउट नहीं बनना और कोई और ही आएगी। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि ब्लॉकेज के लिए अक्सर मैं अपने मरीजों को समझाने की खातिर एक मिसाल देता होता हूँ कि अगर आप मोटर चलाएं और उसका आगे एक ही पाइप हो, अगर उसको हम ब्लॉक कर दें तो देयर विल बी प्रेशर ऑन द मोटर। तो ये सेम मैकेनिज्म वर्क्स हो है कि किडनी की अगर यूरेटर में ब्लॉकेज है इन द फॉर्म ऑफ स्टोन, अगर पानी मजीद पिलाते हैं तो पेशेंट में है मोर पेन, उसकी कंप्लेन बढ़ सकती है कि मैं डॉक्टर साहब जब ज़्यादा पानी पिया हूँ तो मुझे अब ज़्यादा दर्द हो रही है। तो इसके लिए हम ये कहते हैं कि अगर आफ्टर इन्वेस्टिगेशंस स्टोन छोटे साइज़ का है, गुर्दे की नाली जो कि मसाने तक पहुँच रहा है, तो फिर हम विद हेल्प ऑफ मेडिकेशंस उसको निकाला जा सकता है। और इस सिचुएशन में पेशेंट को ये गाइड करते हैं कि आप पानी आप उतना पिए जितनी प्यास लगती है। दैट इज नॉट मैंडेटरी कि आप ज्यादा पानी पिए। बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक। एक और चीज डॉक्टर साहब मुझे लगी, अभी आपने खून की भी बात की थी कि जी ब्लड निकलता है, अब वो खून बॉडी के किसी हिस्से से भी निकल रहा हो तो इट्स अ प्रॉब्लम। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे मतलब ये आम लोगों के लिए अगर हम उनमें से कहें कि जी अगर कहीं से भी खून निकल रहा है तो इट मींस कि देयर इज सम प्रॉब्लम, देयर इज सम प्रॉब्लम। इसका सिंपल ये है कि कहीं पे भी स्क्रैच, कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन, अगर स्टोन मूव कर रहा है तो मींस दैट एरोड्स या इरिटेट कर रहा है द वॉल्स ऑफ दी गुर्दे की नाली या जो गुर्दा है इटसेल्फ, उसको मूव कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, उसको एरोड कर रहा है, तो इस फॉर्म में ब्लीडिंग हो रही है और वो ब्लीडिंग पेशाब में जब मिक्स होती है तो पेशेंट कंप्लेन करता है कि मुझे पेशाब में खून आ रहा है। ओके। इसके अलावा सर एक और चीज है जहाँ पे हम अगर देखते हैं कि इसको ट्रीट कैसे किया जाता है। हर एक की ट्रीटमेंट्स जो है वो टोटली डिफरेंट होती हैं। बिल्कुल सही है। हर एक के साथ है और द ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द साइज आल्सो, कि आप किस तरह का साइज है, साइज के साथ आप उनको ट्रीट कर रहे होते हैं। तो क्या है सर हमारे नाजरीन को, अब वो हमेशा हम वो ऑन अ लाइटर नोट हमेशा ये बात कर रहे होते थे कि साइज डज मैटर, लेकिन साइज जो है वो इधर मैटर नहीं करता सर, इधर मैटर करता है। गॉल ब्लैडर में हमने ये बात की थी कि इसमें साइज उस तरीके से मैटर नहीं करता जी, जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। Exactly. लेकिन कॉम्प्लिकेशंस उससे है, छोटे साइज की अलग कॉम्प्लिकेशंस हैं गॉल ब्लैडर के स्टोन्स की और बड़े साइज की अलग है। वो जिंदगी में भी ऐसे ही है कि छोटे साइज की अलग कॉम्प्लिकेशन। यहाँ पे ट्रीटमेंट चेंज होता है, जो कि भी हम सर से पूछेंगे। पहले सर से कहते हैं हमें इन्वेस्टिगेशंस बता दें, पता कैसे चलता है, और फिर थोड़ा सा ट्रीटमेंट को एलैबोरेट करें। जब ऐसे इस तरह की कंप्लेंट्स के साथ पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, हिस्ट्री हम ले लेते हैं, पेशेंट को मुआयना कर लेते हैं, उसके बाद हम उनको हेल्प लेते हैं टू रीच अप टू द डायग्नोसिस विद अल्ट्रासाउंड की। अल्ट्रासाउंड आजकल बेसिक चीज़ है, हर जगह पे अवेलेबल है। अल्ट्रासाउंड के बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम पेशेंट का सीटी स्कैन करवा सकते हैं गुर्दे की नाली और मसाने का, जिससे हमें एक्यूरेट साइज ऑफ द स्टोन पता चल जाता है और उससे ये भी पता चलता है कि पत्थर कितना सख्त है।
ओके। सो जो आपने ट्रीटमेंट के लिए कहा, सो ट्रीटमेंट वी हैव, जब से एडवांसमेंट आई है हमारे पास बेतहाशा ऑप्शंस मौजूद हैं पथरी को निकालने का, उसको ट्रीट करने का। पहला ऑप्शन मैंने जैसे पहले भी बताया कि दवाइयों के साथ निकाली जा सकती है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन सो कॉल्ड हम जो कहते हैं लेजर्स आ गए हैं, जी बिल्कुल, उसमें कैमरे के साथ वाला ऑपरेशन भी इसको कहते हैं कि डॉक्टर साहब ने कैमरे के ऑपरेशन बताया है। दूसरा जो लेजर इटसेल्फ है, दैट कैन बी वन ऑफ द ऑप्शन। ठीक है। वेरी रेयरली कुछ इस तरह की पथरियां होती हैं जहां पे हम ओपन सर्जरी करके पत्थर निकालते हैं। नाउ डेज इट्स ऑलमोस्ट के 2 to 5%, 7% पेशेंट्स में ओपन सर्जरी की ऑप्शन बचती है। अदरवाइज वी आर अल्हम्दुलिल्लाह ट्रीटिंग इट विदाउट मेकिंग अ बिग इंसिशंस। जो वो पुराना कॉन्सेप्ट था कि डॉक्टर साहब तुसी इतना बड़ा चीरा लाया, हाँ जी, ठीक। वो कॉन्सेप्ट अब काफी कम हो गया। सर एक और चीज, सॉरी आप बात कर रहा हूँ, ये है सर वेस्ट में जो ट्रीटमेंट दी जा रही है वही ट्रीटमेंट यहाँ हमारे पास है, या वहां पे वेस्ट कोई डिफरेंट ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं लोगों को? नो डाउट दे आर एडवांस्ड, वी आर कॉपिंग, वी आर टेकिंग ऑल दोज ऑप्शंस ओवर हियर। आहिस्ता आहिस्ता से सारी वो चीज हम यहाँ पे कर रहे ठीक है, हैं। great। जैसे सम 20 years ago उन्होंने स्टार्ट किया लेजर्स, तो वो लेजर अब हमारे पास भी हैं। अच्छा, हम सर डॉक्टर 20 साल पुराने वाला काम हमारा है, या अल्टीमेटली उसी तरह ही चीजें चल रही हैं? चूंकि जितनी साइंटिफिक आप हर फील्ड में एडवांसमेंट आती है, उसमें एवोल्यूशन आती है, तो मेडिकल साइंसेज में भी एवोल्यूशन आती रहती है डे बाय डे, बहुत रैपिडली चेंजेस आते हैं। तो इसमें जो लेज़र का कॉन्सेप्ट था, अब उसी तरीके से वो ही लेज़र्स हम यहाँ पे इंपोर्ट करके यहाँ पे उन्हीं लेज़र्स के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक सर, जिस तरह आपने बात की सर, डिफरेंस तो है, लेकिन अब वो वाला गैप जो है वो कम होता जा रहा है। आज से अगर 10-15 साल पहले आप बात करें तो गैप ज्यादा था, लेकिन अब जो है वो गैप कम हो रहा है। जैसे ही वहां पे कोई चीज आती है, क्योंकि अब सोशल मीडिया है, ग्लोबल विलेज हो गया, सारी चीजें, तो हम और हमारे डॉक्टर्स के लिए आना जाना आसान है। तो बहुत सारे डॉक्टर्स वहां पे जाके मॉडर्न टेक्निक सीख के आते हैं, यहाँ पे आके वो लॉजिस्टिकल सपोर्ट वो एक्वायर करते हैं और फिर वो यहाँ पे वो काम शुरू कर देते हैं। अब उतना गैप नहीं है। अच्छा, मुझे सर डॉक्टर साहबान आप कहते हैं यहाँ पे कभी इस तरह भी अब बोलना शुरू हो गया, क्योंकि मुझे बहुत हार्ट की या बाकी रिलेटेड कि वो बाहर बैठे हुए हैं कई डॉक्टर और वो ऑन वीडियो आपके यहाँ पर इकट्ठे वो अपने को आइडिया दे रहे हैं, इस तरह की भी सर चीजें चल रही हैं? जी, जैसे डॉक्टर वजाहत ने कहा कि ग्लोबल विलेज बन गया तो हमारे कम्युनिकेशंस बेहतर हो गए। हाउएवर जिस कॉन्सेप्ट की तरफ आप जा रहे हैं, सर्जरी में उसका रोबोटिक कॉन्सेप्ट, रोबोटिक सर्जरी, अभी तक वहां तक हम नहीं पहुंचे कि एक सर्जन अमेरिका में बैठ के यहाँ ऑपरेट करे या पाकिस्तान में बैठ के किसी दूर दराज इंडिया में या किसी और जगह पे ऑपरेट करे। सर वो होता ही है कि नॉर्मली ना वो हमें रोबोट समझ रहे होते हैं, जो डॉक्टर कहते हैं वो हाथ बढ़ के खींच दे, एक कर दे, तो मुझे लगता है कि वो अभी तक ये वाली सिचुएशन नहीं है। लेकिन रोबोटिक्स स्टार्ट जरूर हो रही है। ठीक है, पाकिस्तान में रोबोटिक सर्जरी हो रही है, और लेकिन वो विद इन सेम बिल्डिंग या विद इन सेम रूम है कि रोबोट को आप ऑपरेट कर रहे हैं और अंदर वो सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उस तरह वाली जो आप बात कर रहे हैं वो अभी तक नहीं, डिस्टेंट वाली अभी तक नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जो प्रिवेंशन है इनकी, जो हमारे नाजरीन को अगर समझ जाए कि इससे बचा कैसे जा सकता है, ये बताएं। वरना बचने की जरूरत यही है कि फिर आप डॉक्टर साहब के पास नहीं आएंगे, लेकिन अल्टीमेटली यही है कि हमारा काम लोगों को समझाना है और बताना है। तो डॉक्टर साहब क्या है प्रिवेंशन की? जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में गर्मी ज़्यादा है, तो हम हमेशा मरीजों को गाइड करते हैं, उनको ये बताते हैं कि आप पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। एक और क्वेश्चन हो सकता है कि डॉक्टर साहब कितना पानी पिए, ये बोल मेरी मछली कितना पानी, वो डिपेंड करता है वेदर पे। अगर आप किसी मरीज को हम ये कहें कि आप गर्मियों में 3 से 4 लीटर पिए तो ये सफिशिएंट होगा गर्मियों के लिए। अगर सर्दियों में कहें 3 से 4 लीटर पानी पिए तो ये नॉट पॉसिबल भी नहीं होगा, फिर तो वो सारा दिन वॉशरूम में गुजारेगा। तो हम ये कहते हैं, अगर कोई एजुकेटेड पढ़ा लिखा पेशेंट है तो हम उनको कहते हैं कि आप ये अज्यूम कर लें कि अगर आपका यूरिन आउटपुट या पेशाब 24 घंटों में 1.5 से लेके 2 लीटर तक, 1500 से 2000 ml तक आता है तो दैट इज सफिशिएंट। सो ये अगर आप 3 से 4 लीटर पानी पिएंगे गर्मियों में तो इतना यूरिन आएगा। अगर
1 लीटर पानी पिएंगे सर्दियों में तब भी इतना ही यूरिन आएगा, क्योंकि हमारी स्वेटिंग में हमारा वो वेस्ट नहीं होता। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। बेसिकली जो एक सर ने बात की, एक फ्लशिंग सिस्टम है ना, जब गुर्दे चलते रहेंगे, सिस्टम चलता रहेगा, तो वो जो हमने बात की थी कि सुपर सैचुरेशन होगी, चीजें इकट्ठी होंगी, जब वो एक वॉशिंग वाला अमल चलता रहेगा तो यूरिन आउटपुट, इसीलिए उन्होंने कहा कि जब वो चलता रहेगा तो फिर चांसेस कम हो जाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट, साल्ट इनटेक। हम बड़े शौकीन हैं, खाने पीने की भी शौक रखते हैं, कम नमक का इस्तेमाल कम किया जाए। नमक इज आल्सो वन ऑफ द सोर्स जिसमें स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा, यूरिक एसिड इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी को ये मसला है, यूरिक एसिड हाई रहता है, तो उसमें हम एजुकेट करने के लिए कहते हैं बड़ा गोश्त ना खाएं, छोटा गोश्त डॉक्टर की एडवाइस के साथ 1 से 2 मरतबा महीने में यूज़ किया जा सकता है। फ़िश का इस्तेमाल, इट्स अ गुड प्रोटीन आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम ऐसे मरीज़ों को ये भी बताते हैं कि प्रिवेंशन में कि कैल्शियम, जिसका कॉन्सेप्ट ये है कि शायद कैल्शियम खाने से पत्थर बनते ही हैं, नो, इस तरह नहीं है। सर्टेन अमाउंट ऑफ कैल्शियम हमें चाहिए होती है। दूध का इस्तेमाल वेरी इंपॉर्टेंट है, तो 1 गिलास दूध या 250 मिल्स ऑफ मिल्क आप रोजाना इस्तेमाल किया करें। और ये सर हर एज ग्रुप के साथ है? अगर डिपेंड करता है कि पेशेंट को कोई कोमार्बिड जैसे कि डायबिटीज तो नहीं है, क्योंकि डायबिटीज में हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं हर मीठी चीज से, तो जिसमें कार्बोहाइड्रेट वगैरह हो, तो बाकी अदरवाइज दूध इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर खालिस मिल जाए तो। हाँ, वो जरा औखा है सर का। सर माशाल्लाह आपका बहुत एक्सपीरियंस है, और आपको कोई ऐसा केस या कोई ऐसा मरीज जो कि आपको आज तक याद रहा हो रिगार्डिंग उनकी इंटरेक्शन के ऊपर या उनकी बीमारी, या उन्होंने कैसे उस बीमारी को कूप किया, वो भी उनके साथ भी बताया जा सकता है? बहुत सारे मरीज, अल्लाह शिफा देता है, बहुत सारे मरीज ऐसे मरीज आए जिनकी डायलिसिस की भी जरूरत पड़ी बिकॉज ऑफ द स्टोन्स। ठीक है, कि दोनों गुर्दे ब्लॉक थे बिकॉज ऑफ द स्टोन्स। हमने स्टोन्स को ट्रीट किया अल्हम्दुलिल्लाह। जो ये कॉन्सेप्ट भी है कि डॉक्टर साहब डायलिसिस एक दफा लग गई, ऐसा नहीं है, तो उसके बाद वो ठीक हो जाना। अभी मेरे पास पिछले दिनों एक पेशेंट प्रेजेंट हुआ आफ्टर 4 इयर्स। जब मेरे पास आया था तो वो डायलिसिस पे था, अब अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल से ही वॉज हैप्पी, डायलिसिस फ्री माशाल्लाह। वो इम्पोर्टेंट ये है कि अपना ख्याल रखें, पानी का इस्तेमाल रखें। हम कभी भी नहीं कहते कि आप हमारे तक पहुंचने के लिए ज़रूर पहुंचें, एटलीस्ट ऐसे मरीज़ साल में 1 मरतबा सिंपल अल्ट्रासाउंड स्कैन या जो गुर्दे की बेसिक खून की रिपोर्ट है, RFTs और पेशाब का सादा टेस्ट है, ये करवा लें तो भी सफिशिएंट होगा। ठीक। और सर ये मेल और फीमेल में एक ही तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं या दे आर डिफरेंट? प्रेजेंटेशन के हिसाब से तो सिम्टम्स मैं कहना चाह रहा हूँ ये सेम ही होती हैं। जो हमारे पास, चूंकि मेल हमारा बाहर ज़्यादा काम करते हैं तो वो सन एक्सपोजर ज़्यादा होता है, स्वेटिंग ज़्यादा होती है, तो दे आर मोर प्रोन फॉर डेवलपमेंट ऑफ जेनेटो यूरिनरी स्टोन्स। ऐसे अब मोस्टली सर अगर आप खवातीन को भी देखें जो घरों में खाने बना रही होती हैं तो उनकी भी स्वेटिंग वो ज्यादा होती है, वो उसमें उसको कंपेयर किया जा सकता है? नो डाउट। मैंने ये कहना चाह रहा था कि चूंकि एक्सपोजर ज्यादा है तो फिर, और वर्ल्ड वाइड भी मेन में जो हमारे मर्द होते हैं उसमें स्टोन ज्यादा बनते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर असद बहुत शुक्रिया आपका। हमारा आज का जो प्रोग्राम था जी ये स्टोन्स के ऊपर था, और हमें आपकी खिदमत में हमने डॉक्टर साहब की जो व्यूज थे, जो स्पेशलाइज्ड व्यूज थे, वो हमने आपकी खिदमत में पेश किए हैं। और हमें ये लगता है कि हम कहीं भी कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर साहब के साथ आप जरूर कंसल्ट कर सकते हैं। तो वो एक शेर है जो कि मैं डॉक्टर साहब की नजर करता हूं कि इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है, तो कहकशां नहीं है। आपको हमारे नीचे दिए हुए जो नंबर्स हैं वो डॉक्टर साहब के, आप उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और आपको इंशाअल्लाह ताला आपको शिफा भी मिलेगी। शिफा देखिए जी, दुआ और दुआ हम दोनों चीजें इसी तरह ही चल रही होती हैं, और डॉक्टर साहबान का यही काम होता है कि अच्छे तरीके से हम अपने मरीजों को देख लें और उनकी जिंदगियों को कैसे मुस्कुराहटों में बदल दे। यही काम ये दोनों डॉक्टर साहबान मेरी इस बात से एग्री करेंगे। तो इंशाल्लाह जी सर्जन कोई के नेक्स्ट एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ इंशाल्लाह मौजूद होंगे, और डॉक्टर साहब से और एक और टॉपिक रिलेटेड टू हिज स्पेसिफिक फील्ड हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।